हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं मनीष अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान अकादमी पर। इस वीडियो में हम जानेंगे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। हमारे जो राष्ट्रपति होती है उनका चुनाव कैसे होता है, ठीक है ना, उनका निर्वाचन कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं उनका जो चुनाव होता है वह लोकसभा सदस्य, जैसे कि जो लोकसभा एमपी वगैरह होते हैं या एमएलए वगैरह होते हैं उनकी तरह डायरेक्ट नहीं होता। इनका जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट वे में होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से इनका जो चुनाव है नहीं होता है, ठीक है ना। तो पहले हम वो प्रोसीजर बता देते हैं जिनके द्वारा इनका जो चुनाव होता है, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसको हम एक एक करके प्रोसेस वाइज समझेंगे। पहले प्रोसेस बता देता हूँ कौन कौन से प्रोसेस हैं, फिर उन प्रोसेस को हम क्या है डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहला है हमारा इलेक्टोरल कॉलेज, पहला है हमारा इलेक्टोरल कॉलेज। दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट, जिसको हम अप्रत्यक्ष भी कह सकते हैं। तीसरा है हमारा PRS, जो कि है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, लिख सकते हैं, लिख लो तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। अगला है हमारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अगला है हमारा सीक्रेट बैलेट। इसको हम हिंदी कहते हैं गुप्त मत पत्र, ठीक है ना, गुप्त मत पत्र, ठीक है ना। यह सभी बहुत 5 प्रक्रिया है जिनके द्वारा क्या है हमारे राष्ट्रपति का क्या है चुनाव होता है। कौन कौन से हैं? इलेक्टोरल कॉलेज, इनडायरेक्ट, PRS प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और सीक्रेट बैलेट। यह सभी बहुत 5 प्रक्रिया है जिनके द्वारा हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब हम एक एक करके इन सभी को अच्छी तरह और डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। इनको रफ कर देता हूँ। तो सब पहले हम इलेक्टोरल कॉलेज कर लेते हैं। तो जिस प्रकार हमारे जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, जैसे कि MP और MLA वगैरह होते हैं, इनका जो निर्वाचन किया जाता है, इनका जो इलेक्शन किया जाता है, तो उनमें जो वोटर्स होते हैं ना, वह वोटर्स मतलब कि सपोज कीजिए कि कोई MLA है, वह किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है। तो जिस चुनाव क्षेत्र से वह चुनाव लड़ता है, तो वहाँ के जो व्यक्ति होते हैं जो कि 28 साल की उम्र पूरी कर रखी, जिन्होंने अपनी 28 साल की आयु पूरी कर ली हो, तो वह क्या है वोट डाल सकते हैं। किसके लिए? MLA के लिए या MP के लिए वोट डाल सकते हैं। तो वो क्या है एक इलेक्टोरल कॉलेज हो गई, वो एक इलेक्टोरल कॉलेज हो गई। दैट मीन्स कि वो व्यक्ति हैं MLA के लिए उस MP के वोट डाल सकते हैं। उसी प्रकार इलेक्टोरल कॉलेज भी वह उन वोटर्स का क्या एक समूह होता है जो कि राष्ट्रपति को वोट डालते हैं। क्या होता है इलेक्टोरल कॉलेज वह उन वोटर्स का क्या है ग्रुप होता है जो कि एक राष्ट्रपति को वोट डालते हैं। तो भाई जिस प्रकार हम 28 साल से ऊपर की आयु के व्यक्ति हैं वो वोट डालते हैं, तो वो इलेक्टोरल कॉलेज ग्रुप में आ गए। उससे नीचे आयु के क्या है वोट व्यक्ति हैं वोट नहीं डाल सकते। तो इलेक्टोरल कॉलेज में वही व्यक्ति आते हैं जो वोट डाल सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। उन व्यक्तियों को इसमें शामिल नहीं किया जाता जो कि वोट नहीं डाल सकते, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि पार्लियामेंट के 2 चैम्बर्स होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के सदस्य इसमें वोट डालते हैं। किसमें? प्रेसिडेंट को वोट डाल सकते हैं, उनके पास अधिकार है। तो इलेक्टोरल कॉलेज में आते हैं वही व्यक्ति राष्ट्रपति, वही हमारे जो संसद के वही सदस्य वोट डाल सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए जो कि निर्वाचित हुए हों, ठीक है, मतलब इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। पहला कौन हो सकता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। सबके वही सदस्य क्या है कि प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट डाल सकते हैं जो कि निर्वाचित किए गए हों, जिन्होंने चुनाव लड़ा हो और वो चुनाव जीते हो, वही व्यक्ति क्या है वोट डाल सकते हैं। नॉमिनेटेड मतलब जो मनोनीत सदस्य होते हैं, हमारे लोकसभा में 2 मनोनीत सदस्य होते हैं और राज्यसभा में कितने होते हैं? 12। तो 12 और 2 ये 14 शख्स ऐसे होते हैं जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते, ठीक है ना। इसी प्रकार इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर,
इसी प्रकार जो हमारी राज्य विधानसभा होती है, सभी राज्यों की राज्य विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं, दैट मीन्स कि एमएलए होते हैं, वह वोट डाल सकते हैं। लेकिन वही एमएलए वोट डाल सकते हैं जो कि निर्वाचित हुए हों, दैट मीन्स कि उन्होंने चुनाव लड़ा हो, वो जनता के द्वारा सीधे चुने गए हों, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वही व्यक्ति वोट डाल सकते हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार इसमें क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो वोट नहीं डाल सकते। और बहुत से राज्य ऐसे हैं जैसे राज्यों में विधान परिषद लेजिस्लेचर काउंसिल, विधान परिषद जिन जिन राज्यों में है उन राज्यों के जो सदस्य होते हैं, चाहे वो मनोनीत हों या निर्वाचित हों, दैट मीन्स कि या तो नॉमिनेटेड किए गए हों, ठीक है ना, या इलेक्टेड हों, राज्य विधान परिषद के स्टेट काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल के कोई भी सदस्य, राज्य विधान परिषद का कोई भी सदस्य क्या है, चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकता। और न ही स्टेट लेजिस्लेचर के क्या है कि मनोनीत सदस्य होते हैं वो वोट डाल सकते हैं। इसमें स्टेट लेजिस्लेचर के वही सदस्य वोट डाल सकते हैं जो कि क्या है, इलेक्टेड किए गए हों जनता के द्वारा। ठीक है। अगला आता है जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, यूनियन टेरिटरीज के दो राज्य, दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली एंड पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी के जो स्टेट लेजिस्लेचर के सदस्य होते हैं वह भी वोट डाल सकते हैं। वह कैसे, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पुडुचेरी के जो स्टेट लेजिस्लेचर्स में क्या है, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वह वोट डाल सकते हैं, मेंबर्स होते हैं, वह वोट मनोनीत जो स्टेट लेजिस्लेचर के सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं, वह वोट नहीं डाल सकते। ठीक है। तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन आता है, इसमें वह सदस्य आते हैं जो कि इलेक्टेड किए गए हों जनता के द्वारा, जो निर्वाचित किए गए हों। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के दो सदन होते हैं, राज्यसभा लोकसभा, उसमें जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो वोट डाल सकते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो वोट डाल सकते हैं। राज्य विधान परिषद और जो मनोनीत सदस्य होते हैं राज्य विधानसभा के, वह वोट नहीं डाल सकते। स्टेट यूनियन टेरिटरीज दिल्ली और पुडुचेरी में स्टेट लेजिस्लेचर है, विधानसभा है, इस वजह से इसके सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट डाल सकते हैं। ठीक है सर, हमारे संविधान में कहा गया था कि जो चाहिए, उन्होंने कहा कि राज्यों का क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो समान रूप से होना चाहिए। दैट मीन्स कि हर एक एमएलए का जो वोट है वो इक्वल वेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एमएलए का वोट है, वोट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी और किसी एमएलए की वोट की वैल्यू कम होगी, ऐसा नहीं हो सकता। संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में हर एक एमएलए का जो वोट की जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है ना। उसी प्रकार हर एक एमपीज की जो वोट की जो वैल्यू है वह भी समान रूप से समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक एमपी है, उसकी जो राज्यसभा का जो एमपी है उसकी जो वोट है, उसके वोट की जो वैल्यू है वो कम हो, और जो लोकसभा का जो एमपी है उसके वोट की जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो, ऐसा नहीं हो सकता। संविधान ने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है। ठीक है ना। तो इस बात के लिए फॉर्मूला, इस वजह से हमारे संविधान में एमएलए और एमपीज के वोट को कंसीडर करने के लिए, उसकी वोट की वैल्यू को निकालने के लिए फॉर्मूला लगाए गए हैं। दो फॉर्मूलाज हैं जिनको कि कंसीडर किया गया है। एमएलए के सभी राज्यों के एमएलए की वोट की वैल्यू को निकालने के लिए हमारे जो संविधान में जो फॉर्मूला है वो है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाई total elected members of state legislature into 1/1000। मतलब कि एक एमएलए के वोट की वैल्यू को निकालने के लिए उस राज्य, जो एमएलए जिस राज्य का है उस राज्य में कितनी आबादी है और टोटल आबादी में किसका भाग देते हैं कि उस राज्य में कितने एमएलए हैं। सपोज कीजिए कि हम यूपी का ले लेते हैं, यूपी में सपोज कीजिए 1 करोड़ आबादी है, ठीक है ना, 1 करोड़, और इसमें क्या है कि हमारे 403 क्या है एमएलए हैं। तो टोटल आबादी में हम जो एमएलए हैं उनको भाग दे देते हैं, उनको डिवाइड कर देते हैं, तो एक एमएलए की क्या है वैल्यूज पता चल जाएगी कि वोट की वैल्यू कितनी है, कितनी उस एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी है। इस प्रकार हम सभी जो 28 राज्य हैं उन सभी राज्यों में इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हर एक एमएलए की वोट की वैल्यू को हम कंसीडर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब आता है कि एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट को निकालने का क्या फॉर्मूला है। अब देख लेते हैं कि एक एमपी के वोट की वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी निकाला जाता है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स। हमारे भारत में राज्य विधानसभा में जितने जो एमएलएज हैं उनके वोट की वैल्यूज को काउंट किया जाता है, कितने वोट्स की उनकी वैल्यू बन रही है, और उस वैल्यू में क्या है
कि जो एमएलए की राज्य विधानसभा मतलब कि जो पार्लियामेंट में संसद में लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीट है सांसद की, सांसद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कितनी सीट्स हैं, उन सीट को क्या है काउंट किया जाता है, उस टोटल सीट्स को क्या है उसमें डिवाइड दे दिया जाता है। मतलब टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द एमपीज, टोटल नंबर्स ऑफ द एमपीज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है ना, कि हमारे भारत में जो राज्य जो एमएलए हैं उनकी कितनी वैल्यूज है, और उसमें हमारे जो सांसद में कितने सदस्य हैं, लोकसभा और राज्यसभा में कितने टोटल सदस्य हैं, उनको इसमें भाग देने के बाद एक एमएलए की वैल्यू को पता चल जाता है हमको। ठीक है ना। अगला हमने जो पढ़ा था इलेक्टोरल कॉलेज के बाद अगला हमने पढ़ा था इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब यही है, आप देख सकते हो कि जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो लोकसभा सदस्य दैट मीन्स की जो एमएलए होते हैं एमपी होते हैं उनकी तरह डायरेक्ट नहीं होता, जनता उनको सीधे नहीं चुनती है, जनता उनको अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो एमएलए और एमपी को वोट को हम काउंट कर रहे हैं, जनता थोड़ी नहीं वोट डाल रही है, वोट कौन डाल रहा है, एमएलए एमपी वगैरह डाल रही हैं। तो आप देख सकते हो कि इनडायरेक्ट वे से इसका चुनाव कराया जाता है। ठीक है ना। अगला है हमने पढ़ा था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम क्या होता है? ठीक है, इससे पहले आप देखिए फर्स्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम, फर्स्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम। तो सर हमारा जो एमएलए होते हैं एमपीज होते हैं उनका जो चुनाव होता है वो इस मेथड में होता है, फर्स्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम। दैट मीन्स कि सपोज कीजिए कि कोई लोकसभा सपोज कीजिए कि लोकसभा में जो चुनाव होते हैं, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं तो हमारी लोकसभा में सीट कितनी होती है 543 सीट होती है लोकसभा में। हालांकि दो क्या है मनोनीत है तो इसको हम छोड़ देते हैं, तो इलेक्टेड सीट कितनी होती है 543। ठीक है, तो जब चुनाव होते हैं तो उसमें सभी पार्टीज क्या चुनाव लड़ती हैं। ठीक है जी, तो इसमें क्या कहा गया है फर्स्ट पोस्ट पास सिस्टम में कि कोई भी पार्टी जो कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्राप्त कर लेती है वो अपनी सरकार बना लेती है। दैट मीन्स कोई भी पार्टी 272 सीटें अपने हाथ में ले लेती है, उसे प्लस में अपने हाथ में ले लेती है, क्या है सीट्स ले लेती है एमपी की, तो वो सरकार बना सकती है। लेकिन इसमें इस बात का प्रावधान नहीं है कि उसने कितने वोट हासिल किए थे, वोट परसेंट, बट इसमें क्या है कि सीट की बात करता है। फर्स्ट पोस्ट पास सिस्टम कहता है कि आपने कितनी सीटें क्या है लोकसभा में ली है, या इस बात को ये कहता है कि आपने वोट कितने लिए हैं, आपने वोट परसेंटेज आपके पास कितनी है। सपोज कीजिए कि कोई भी पार्टी है जिसने कि जो चुनाव है अपनी 272 सीटें कंप्लीट कर ली हैं, 280 ले ली हो या 273 ले ली हो, 300 ले, कितनी पार्टी ली, कितनी भी सीट उसने ले ली हो, 272 प्लस ले लिया उसने। लेकिन उसके पास क्या वोट परसेंटेज देखा जाए तो हम कहते हैं 31% वोट है उसके पास। तो वोट से क्या है, उसके पास 31% वोट हैं तो उनसे कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट पोस्ट पास सिस्टम है, वोट परसेंटेज उस व्यक्ति के पास कितनी है, उस पार्टी के पास वोट परसेंटेज कितनी है, यह मैटर नहीं करता है। यह मैटर करता है ओनली फर्स्ट पोस्ट पास सिस्टम है कि आपने सीट कितनी ली है, यह मैटर नहीं करता कि वोट परसेंटेज क्या है। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में क्या है, वहाँ इस चीज को ध्यान में रखते हो, वह यह नहीं देखता कि आपने वोट परसेंटेज कितनी ली है, वह देखता है कि आपके पास वोट परसेंटेज कितनी है। क्यों? क्योंकि भाई राष्ट्रपति है, एक व्यक्ति है जो कि राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, तो उसमें सीट का तो सवाल ही नहीं उठता, सीट का तो सवाल नहीं उठता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे संविधान में PRS प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम को लिया गया है कि एक व्यक्ति है उसने कितने वोट हैं वो हासिल किए हैं। ठीक है ना, तो अब देख लेते हैं तो उसने कितने जो वोट्स हैं वो हासिल किए हैं। ठीक है, तो अब अगला आता है हमारा, हमने इसमें बात कही थी, अगला है हमारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अगला है हमारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो सर हमने आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या है वोट परसेंटेज को कंसीडर किया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 50 जितने वोट पड़े हैं वैलिड वोट, इसका फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने का फॉर्मूला क्या है, वैलिड वोट कि आपके जो चुनाव हुए हैं जिसमें जो बैलेट बॉक्स होता है उसमें कितने चुनाव उतने जो वैध मत होते हैं वोट होते हैं, उसमें आप 1+1 मतलब राष्ट्रपति, 1 मतलब कि एक को प्लस किया जाता है उसके साथ एक 1,
इस प्रकार कोई व्यक्ति, इससे सपोज कीजिए कि हम 51% ले लेते हैं, तो वेट टोटल वोट होते हैं, सपोज कीजिए 1000 वोट हैं, 1000 वोट हमने वैलिड वोट ले लिए, उसमें क्या 2 का भाग दे दीजिए +1, तो कितना हो जाएगा 51%। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में 51% वोट, परसेंटेज वोट परसेंटेज है, 51% वोट हासिल कर लेता है, तो वो व्यक्ति क्या राष्ट्रपति बन जाता है। यही तो हमने देखा था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में, ठीक है ना। तो अब भाई सपोज करते हैं, उसके बाद क्या कहा गया, उन्होंने कहा उसके बाद क्या होता है कि अगला आता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसमें क्या होता है, हमारे राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है, तो उसमें जो बैलेट बॉक्स दिया जाता है, दैट मीन्स जो मतपत्र दिया जाता है, उसमें सपोज कीजिए 4 कैंडिडेट हैं जो कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम ले लेते हैं A, B, C और D, ठीक है। यह इनके नाम, यहाँ पे क्या नेम होते हैं, नेम और नेम, यहाँ पे उसका सिंबल, ठीक है। यहाँ पे क्या उस व्यक्ति का ABCD दे दिया, यह उस व्यक्ति का नाम है और यह उस व्यक्ति का सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि हर एक व्यक्ति के पास, जो वोट देने वाला जो वोटर होता है, हर एक वोटर के पास एक मतपत्र ऐसा ही दिया जाता है, सेम टू सेम यही मतपत्र है, सबको दिया जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव में, MLA के चुनाव में होता क्या है कि हर एक व्यक्ति के पास जो वोटर है उसके पास यह अधिकार होता है कि बस एक ही व्यक्ति को सिलेक्ट कर सकता है, एक ही व्यक्ति को वोट डाल सकता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में हर एक व्यक्ति को जो हर एक वोटर है उसको हर एक राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले हर एक कैंडिडेट को वोट देना पड़ता है, प्रेफरेंस देनी पड़ती है। कि सपोज कीजिए कि पहला मैं हूँ, सपोज कीजिए एक व्यक्ति है जो वोटर है, तो वो क्या करता है कि वह अपनी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वह इस व्यक्ति को देता है, ए व्यक्ति को, वह व्यक्ति है जो वोटर है वह ए व्यक्ति को प्रेफरेंस देता है अपनी, दूसरी जो प्रेफरेंस देता है वह C को देता है, और तीसरी प्रेफरेंस B को देता है, और चौथी प्रेफरेंस क्या है वो D को देता है। इसमें होता क्या है राष्ट्रपति के चुनाव में कि हर एक वोटर के पास ऐसा मतपत्र होता है, और उसको जब जितने कैंडिडेट होते हैं उसमें फिल करना होता है, अपनी प्रेफरेंस देनी होती है। प्रेफरेंस क्यों देनी होती है कि भाई आपको 51% वोट है वो कंप्लीट करने हैं, मतलब 51% वोट आपको होने ही चाहिए। अब ऐसी कंडीशन में सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति है 51% वोट नहीं ला पाता है, तो क्या राष्ट्रपति नहीं बनेगा, नहीं बन सकता। तो कोई प्रावधान क्या है, इसी वजह से सिंगल ट्रांसफर वोट को लाया गया है। दैट मीन्स कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन पाता है तो उसके वोट हैं ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। कैसे कि हम देख लेते हैं, तो ए वाला व्यक्ति है उसे 40% वोट मिलते हैं, कितने 40, बी वाले को हम 30 दे देते हैं, सी वाले को 20, डी वाले को 10। तो इसमें प्रावधान किया गया था कि अगर सपोज कीजिए कि जो इस प्रकार क्या है कि कोई भी कैंडिडेट 51% वोट अपने पास नहीं ले पाता है, PRS प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में 40% कोई व्यक्ति 51% वोट नहीं ले पाता है, तो क्या होगा, इस वजह से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को लाया गया। दैट मीन्स कि उस व्यक्ति का जो वोट है, जो डी वाला कैंडिडेट है, दैट मीन्स कि जिसमें क्या है सबसे कम वोट है, उसमें कहा गया कि चुनाव लड़ने में जो कैंडिडेट है सबसे कम वोट उसके पास होंगे, सबसे कम वोट उसने हासिल किए होंगे, तो उसके जो वोट है उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो इस व्यक्ति के जो वोट्स हैं, मतलब डी वाले व्यक्ति को, जो जिन वोटर्स की जो प्रेफरेंस है डी था, उन्होंने अपनी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो डी को दिया है, उनके वोट हैं रद्द कर दिए जाएंगे, और उनका जो बी प्रेफरेंस वाला व्यक्ति है उसके वोट ऐड कर दिए जाएंगे। तो सपोज कीजिए कि कितने परसेंट वोट है, 10% वोट, जो 10% वोट हैं, इन 10% जो वोटर्स थे उनके वोट उन व्यक्तियों को दिए जाएंगे जो बी प्रेफरेंस के थे, ठीक है ना। इन्होंने जो ए प्रेफरेंस को डी दिया था, तो डी तो हट गया, लेकिन बी वाले को दिया जाएगा कि इन्होंने इनका बी प्रेफरेंस कौन था, इन्होंने बी पे किसको चुना था। सपोज करते हैं कि इन्होंने 5% तो ए को चुना है और 5% है बी को चुना है, ठीक है। मतलब डी वाले जो व्यक्ति हैं, जो वोटर्स हैं जिन्होंने डी वाले व्यक्ति को, कैंडिडेट को वोट दिया है, उनके वोट रद्द हो जाएंगे क्योंकि डी वाले व्यक्ति ने सबसे कम वोट लिए हैं। तो फिर होगा क्या, इन वोटर्स ने जो वोट दिया है डी को, उन वोट्स का क्या होगा, तो उन्होंने उन व्यक्तियों ने जो अपना जो प्रेफरेंस है वह बी पे किसको दिया है, मतलब ए पे तो इनको दे दिया, तो बी पे किस व्यक्ति को, किनको दिया है, तो बी पे प्रेफरेंस दिया है 5% ए को और 5% बी को दिया है। इस प्रकार अभी भी देखा जाए तो 45% इनकी हो रही है, 35% इनकी हो रही है। तो अभी भी क्या है कि कोई भी क्या है कैंडिडेट अभी भी मेजोरिटी में नहीं है, 51% किसी व्यक्ति के पास नहीं है। तो क्या होगा,
सेकंड लोएस्ट वोट हासिल किए हैं वह कैंडिडेट जिसने कि राष्ट्रपति के चुनाव में सेकंड लोएस्ट वोट हासिल किए हैं वो कौन सा है? सी वाला। तो सी ने 20% वोट लिए थे। सी ने कितने 20% वोट लिए हैं। तो वह कैंडिडेट वह वोटर्स जिन्होंने एक ए वाले व्यक्ति को क्या है अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, उनके फर्स्ट वाले प्रेफरेंस के वोट रद्द हो जाएंगे। अब उनको देखा जाएगा कि उनका सेकंड प्रेफरेंस कौन से व्यक्ति को दिया गया है, मतलब वह सेकंड कुछ व्यक्ति को चुनते हैं। तो सपोज के लिए इन्होंने 10% ए को दिया और 10% बी को दिया है। तो अब सपोज अब देख लीजिए आप कि 51% मतलब कोई भी व्यक्ति है जो कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहा है वो मेजोरिटी में आया है या नहीं आया है। देख सकते हैं 14 और 10 15 और 5 55 मतलब ए वाला जो कैंडिडेट है वह राष्ट्रपति के लिए इलेक्टेड किया जा सकता है, क्योंकि अभी ये क्या है मेजोरिटी में है, इसने 51% क्या है अपनी कंप्लीट कर ली है। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा जो राष्ट्रपति का चुनाव बहुत टिपिकल तरीके से होता है। ठीक है ना। अगला है इसमें ही अगला हमने बताया था आपको सीक्रेट बैलॉट। सीक्रेट बैलॉट ये क्या होता है? यह होता है गुप्त मतदान। मतलब कोई भी कैंडिडेट जो चुनाव में वोट डालता है तो उसको क्या है अपना चुनाव गुप्त रूप से देना है। अपना जो बैलेट बॉक्स है बहुत ही होशियारी से भरना है और बहुत ही गुप्त रूप से मतलब फिल करना है। ऐसा नहीं है कि जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर लोगों को दिखाते हुए फिरे कि देखो मैंने इस कैंडिडेट को वोट दिया है, इस कैंडिडेट को मैंने वोट दिया है, मैं इसको चाहता हूँ, या बने हल्ला करेगा, ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। मतलब चुपचाप अपने बैलेट बॉक्स को फिल करेगा और उस मतदान पेटी में डाल देगा और चुपचाप वहाँ से आ जाएगा। ऐसा नहीं कि हल्ला करेगा। अगर वह दिखाता है सबको शो करता है तो उसका जो बैलेट बॉक्स है दैट मीन्स उसका मतदान है वो जब्त कर लिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार का एग्जाम्पल देखें तो सर हमारे जो यूपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे जो कि मुलायम सिंह यादव थे, उन्होंने क्या है कि संसद में जो चुनाव हो रहे थे तो अपने जो बैलेट बॉक्स है उसको अपने जो चुनाव के जो मतदान पत्र है उसको सभी लोगों को दिखाया था कि मैं इस कैंडिडेट को दे रहा हूँ। तो उनके जो चुनाव थे वो रद्द कर, उनका जो वोट है वो सील कर दिया था, रद्द कर दिया गया था। ठीक है ना। अब आता है कि भाई राष्ट्रपति का चुनाव तो होता है लेकिन किसी व्यक्ति ने इस प्रकार की जो चुनाव प्रक्रिया पर कोई आलोचना दी है या नहीं दी है। तो जब हमारा संविधान लागू हो रहा था राष्ट्रपति के चुनाव की बात हो रही थी, इस प्रकार का चुनाव को रणनीति बनाई जा रही थी, कहा जा रहा था कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा। तो वहाँ पर जो संविधान निर्माता थे उनमें से कुछ लोगों ने क्या है इस पर इसकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि भाई जो राष्ट्रपति के चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से हो रहे हैं, ये अलोकतांत्रिक है। हमारा देश लोकतांत्रिक है और हमारे देश में इस प्रकार का चुनाव होना सही नहीं है, यह अलोकतांत्रिक। तो हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा नहीं, यह अलोकतांत्रिक भी नहीं है और यह संवैधानिक है, यह असंवैधानिक भी नहीं है। उन्होंने अपने दो विचार रखे। उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनका चुनाव जनता द्वारा होता है, डायरेक्टली होता है। दैट मीन्स कि जो प्रधानमंत्री होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, उनका चुनाव डायरेक्टली होता है। और राष्ट्रपति का चुनाव है डायरेक्टली नहीं किया है कर रहे हैं, हम इनडायरेक्टली कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? अगर हम राष्ट्रपति का चुनाव और प्रधानमंत्री का चुनाव दोनों का चुनाव हम डायरेक्टली कराएंगे तो इससे क्या दोनों के पास हक बनता है कि दोनों के पास सभी प्रकार की कार्यकारी शक्तियां हाथों में हों। ठीक है ना। लेकिन पहला पोजीशन क्या है कि सब प्राइम मिनिस्टर को और काउंसिल मिनिस्टर को सभी प्रकार की कार्यकारी शक्तियां दी हुई हैं। लेकिन राष्ट्रपति क्या है नामात्र का क्या है प्रमुख है। तो भाई राष्ट्रपति नामात्र का प्रमुख है तो उसको डायरेक्टली चुनाव करने से फायदा क्या है? डायरेक्टली उसको कोई शक्तियाँ ज़्यादा दी नहीं जा रही हैं, उसको नामात्र का बना रखा है, प्रधान बना रखा है, मुखिया बना रखा है, तो उससे फायदा क्या है? ठीक है ना। तो उसे हम बना के रखना चाहते हैं तो उसका चुनाव डायरेक्टली क्यों कराएं, उससे फायदा क्या है? ठीक है। और अगर हम डायरेक्टली दोनों का चुनाव कराते हैं तो यह भी गलत होगा। फिर राष्ट्रपति भी डायरेक्टली जनता का चुना जा रहा है और प्रधानमंत्री भी डायरेक्टली चुना जा रहा है, तो दोनों के पास हक बनता है कि दोनों का शक्तियाँ बराबर हों। तो हम ऐसा कर नहीं सकते, एक को शक्तियाँ देंगे डायरेक्ट, एक को हम नामात्र का प्रधान बनाएंगे और एक को क्या है हम वास्तविक शक्तियाँ देंगे। ठीक है ना। यही तो बात है हमारे संविधान में। अगला उन्होंने कहा कि भाई भारत में चुनाव लड़ना बहुत ही खर्चीला होता है, बहुत समय लगता है, एनर्जी खत्म होती है, टाइम समय बर्बाद होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, जो चुनाव है वह इसी प्रकार होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होगा। क्योंकि आप ही देख लीजिए भाई कि एमएलए का या एमपी का जो चुनाव होता है कितने करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। जब एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक विधानसभा में एक सांसद के जगह में क्या है चुनाव क्षेत्र में चुनाव होता है, अगर पूरे भारत में चुनाव हो तो कितने रुपए खर्च हो सकते हैं आप सोच लीजिए। राष्ट्रपति कंगाल हो जाएगा, राष्ट्रपति की बनता क्या है। ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखते हुए
उन्होंने बताया कि यह अलोकतांत्रिक नहीं है, यह लोकतांत्रिक है, यह गैर संवैधानिक नहीं है, यह संवैधानिक है। और इस प्रकार उन्होंने अपनी बात को सिद्ध किया और सही बताया, एक्चुअली में सही भी है। ठीक है ना। चलो हमारा ये हो गया। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या है, राष्ट्रपति की कौन कौन सी विधायी शक्तियाँ हैं, कार्यकारी शक्तियाँ हैं, सैन्य शक्तियाँ हैं, आपातकाली शक्तियाँ हैं, सभी की हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो की तरह। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।